वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देखता हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है। अगर इसे देखिए तो सबसे पहले स्टडी ऑफ interaction of electromagnetic radiation with matter। स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? स्टडी है। इसकी स्टडी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और द्रव्य या मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन पाया जाता है। यानी किसी मैटर के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। इंटरेक्शन है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ। अच्छा, मैटर के रूप में यहां पर एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकता है। तीनों में से कोई चीज हो सकती है। मैटर के रूप में यहां पर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अच्छा, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कहां करते हैं, इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस देख लेते हो। पहली एप्लीकेशन है सैंपल का आइडेंटिफिकेशन करने में। सैंपल का आइडेंटिफिकेशन करने में। दूसरा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में। या क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी, कोई सैंपल दिया गया उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। क्वालिटेटिव यानी उस सैंपल की पहचान करना है, उस सैंपल के बारे में बताना, उसका एनालिसिस करने में। तीसरा हम बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन है, उसकी काइनेटिक्स, कि वो रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, वो रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, वो रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी वो बताने में। और नंबर 4, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बताने में। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। देखिए, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन की स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। यहां पर जो मैटर के रूप में एटम, मॉलिक्यूल या आयन तीनों काम में आ सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? किसी सैंपल का आइडेंटिफिकेशन करने में, ठीक है। उसका क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी बताने में, क्वालिटेटिव यानी उसकी क्वालिटी या उसका सैंपल का आइडेंटिफिकेशन या पहचान करने में काम में ली जा सकती है कि सैंपल है कौन सा। रिएक्शन की काइनेटिक्स बताने में कि उस रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी है और कितनी देर में कंप्लीट होगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन करने में यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की जाए तो यहां पर दो प्रकार के फील्ड होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। एक कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि दूसरा कौन सा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। कैसे होंगे उसको देखते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, यानी 90 डिग्री पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसे देखो, तो यहां पर एक वेव पूरी हो रही है इस तरह से, या ये देख लीजिए, इसे कहेंगे वेवलेंथ। लैम्डा, क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। यानी एक वेव का पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वेवलेंथ कहेंगे, या क्या कहेंगे? लैम्डा कहेंगे। जबकि एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है, ये इसे कहेंगे एम्पलीट्यूड, ए। इसे क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड, आयाम, यानी वेवलेंथ, और वो आ गया एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो यहां डिफरेंट रेज की वेवलेंथ की पाई जाती है, यानी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज की पाई जाती है। जैसे यहां पर जो वेवलेंथ पाई जाएगी उससे हम नैनोमीटर में कैलकुलेट करेंगे, और 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, जैसे एक वेवलेंथ क्या हो सकती है? 10 की पावर -3 नैनोमीटर, एक हो सकती है 10 की पावर -1 नैनोमीटर,
एक हो सकती है 10 नैनोमीटर, एक हो सकती है 1000 या 10 की पावर 3 नैनोमीटर, एक हो सकती है 10 की पावर 5 नैनोमीटर, एक हो सकती है 10 की पावर 7 नैनोमीटर और एक हो सकती है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, यहां पर वेवलेंथ नैनोमीटर में कैलकुलेट की जाएगी और 1 नैनोमीटर कितना आएगा 10 की पावर -9 नैनोमीटर। जब वेवलेंथ 10 की पावर -3 से 10 की पावर -1 में आए, इसे हम गामा वेव्स कहते हैं, गामा वेव्स कहते हैं। ठीक है, 10 की पावर -1 से 10 के बीच में अगर वेवलेंथ आती है, ये नैनोमीटर में, इसे एक्स रेज कहते हैं। कौन सी कहते हैं? एक्स रे कहते हैं। 10 और 1000 के बीच में, यानी 10 और 10 की पावर 3 के बीच में, यहां पर दो प्रकार की आती है। एक आती है यूवी, एक आती है विजिबल लाइट। यूवी लाइट और विजिबल लाइट। ठीक है, इसके बाद इंफ्रारेड, कौन सी आती है? इंफ्रारेड आती है। फिर आती है माइक्रोवेव, और फिर आती है रेडियो वेव। सबसे लास्ट में कौन सी आएगी? रेडियो वेव। देखिए, जब यहां से इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ हम जा रहे हैं, तो धीरे धीरे लैम्डा बढ़ रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। लैम्डा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ लगातार बढ़ रही है। देख लो, यहां माइनस में थी, नैनोमीटर में है सारी, इसमें नैनोमीटर नहीं है। यहां 10 की पावर -3 थी, या 10 की पावर -1 है, या 10 होगी, या फिर बढ़कर 1000 होगी, या 10 की पावर 5 होगी, या 10 की पावर 7 होगी, या 10 की पावर 9 होगी। यानी लैम्डा लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E बराबर hc अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ रहा है, नीचे वाली चीज बढ़ रही है, ऊपर वाली चीज कम होगी। नीचे वाली चीज बढ़ रही है तो ऊपर वाली चीज कम होगी। लैम्डा बढ़ने पर एनर्जी क्या होगी? कम होगी। लैम्डा बढ़ने पर एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इस तरफ जाने पर लैम्डा तो बढ़ रहा है लेकिन एनर्जी कम होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा की, एक्स की, यूवी की, विजिबल की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा की होगी, एक्स की होगी, यूवी की होगी, विजिबल की होगी। फिर लगातार एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी होगी? रेडियो वेव की होगी। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसे थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं एक्सरे की, यूवी लाइट की या विजिबल की, हमने अभी पढ़ा कि यहां पर एनर्जी हाई होती है। जब इन लाइट को किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डाला जाता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, इन लाइट को इस मॉलिक्यूल के ऊपर डाला जाता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। देखिए,
जब एक्सरे, यूवी लाइट या विजिबल लाइट को डाला जाता है, इस पे हाई एनर्जी होती है। जब हाई एनर्जी है तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं एक्सरे की, वेरी हाई एनर्जी, एनर्जी कैसी है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां पर हो गया। तो अगर एक्सरे को हम डाल रहे हैं तो हम किस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जब एक्सरे को मॉलिक्यूल के ऊपर डालकर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। अगर मैं यूवी लाइट की बात करूं, यूवी लाइट में भी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी होती है। यहां पर क्या चीज काम में आती है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इस टेक्निक को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। टेक्निक को तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं और इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है। तो यूवी लाइट को जब डाला जाता है, ठीक है, तो भी क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। और किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैलकुलेट की जाती है? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहां काम करता है? तो यूवी लाइट में काम करता है, ठीक है। अब आगे चले, नंबर 3 पे देखते हैं विजिबल। नंबर 3 पर देखते हैं विजिबल। विजिबल लाइट में एनर्जी तो होती है, हाई एनर्जी नहीं होती लेकिन एनर्जी तो होती है। अच्छा, यहां पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं? एक तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही काम करता है, ठीक है। और इस जो स्टडी है इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। और काम क्या करता है इंस्ट्रूमेंट? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है। और दूसरा कोलोरीमीटर, और इसे कहते हैं क्या है? कोलोरीमेट्री कहते हैं। दोनों इंस्ट्रूमेंट अपने सिलेबस में है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी और कोलोरीमीटर भी, दोनों अपने सिलेबस में है। दोनों कहां काम करेंगे? विजिबल लाइट में, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी लाइट और विजिबल लाइट दोनों में काम करेगा, ठीक है। दोनों इंस्ट्रूमेंट अपने सिलेबस में है। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद मैं बात करूं इंफ्रारेड की। जब इंफ्रारेड लाइट को डालेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है। लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हो पाएगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो पाएगा। अच्छा, यहां स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी काम में आएगी? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यहां पे काम में ले सकते हैं, जो सीवी रमन ने दी थी। अच्छा, इससे कम एनर्जी किसकी थी? माइक्रोवेव की, उसकी बात करते हैं।
माइक्रोवेव में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह भी एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ईएसआर। ठीक है, लास्ट रही रेडियो वेव। जब रेडियो वेव डालेंगे तो उसकी एनर्जी तो बहुत कम है, वो क्या करेगी, न्यूक्लियस स्पिन करेगी, न्यूक्लियस को स्पिन करेगी। न्यूक्लियस को स्पिन करेगी। ठीक, न्यूक्लियस को स्पिन करेगी, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर। ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक प्रकार है। एनएमआर। ठीक है, ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार देखे हैं जो अलग अलग लाइट में काम करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी यानी कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया हुआ है। नैनोमीटर इज ए मेजरमेंट यूनिट फॉर वेवलेंथ। जो नैनोमीटर है वो मेजरमेंट यूनिट है किसकी, वेवलेंथ की, ऑफ लाइट। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर कितना होता है, हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर या 1 गुना 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, तो ये आने का उत्तर नंबर। ठीक है, थैंक यू।